नमस्कार। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेश राम जी, एआईसीसी मीडिया विभाग के कोऑर्डिनेटर और सीनियर स्पोक्सपर्सन अभय दुबे जी, कम्युनिकेशन इंचार्ज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजेश राठौर जी, पूर्व एमएलए सुनीता जी, सौरभ जी, स्नेह आशीष जी और मीडिया के दोस्तों, आज मुझे लगता है कि दोपहर में दिग्विजय सिंह साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, इसीलिए मैं बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। आज जैसा तमाम लोगों को पता है कि एक बड़ा विरोध प्रदर्शन गांधी मैदान में वक्फ एक्ट को लेके था। इस सिलसिले में काफी एमपीज देश भर से आए थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और एलओपी श्री राहुल गांधी जी को भी इनविटेशन गया था। यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स चाह रहे थे हमारे दोनों सीनियर लीडर्स आए, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी विदेश में हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैंगलोर में हैं, उन्हें दोनों ने ही अपना मैसेज भेजा था। आज इस जो प्रोटेस्ट रैली थी, मुझे लगता है कि मैं तो पहली बार इतनी बड़ी रैली देखा हूँ। मैदान में जो खचाखच भरा हुआ था और उतने ही लोग बाहर भी थे, और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का मैसेज हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी उस मैसेज को वहां पे पढ़ा, और हमारे सीएलपी लीडर राहुल गांधी जी का मैसेज वहां पे पढ़ा, और हमारी सारी कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप थी वहां पे अपनी बात रखी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि आखिरकार वक्फ बिल पास हो गई, एक्ट हो गया, तो अभी भी क्यों विरोध चल रहा है? तो कौन सी ऐसी बात है जिसको लोग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं? ये वक्फ से एकदम साफ है। जिस तरह का एक्ट आया है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में कई सारे बिल्स आते हैं, पास भी हो जाते हैं। जो मौजूदा हुकूमत होती है उसके पास नंबर्स होते हैं, इसलिए पास हो जाते हैं। बीजेपी आरएसएस वक्फ का एक बिल लेके आके अल्पसंख्यकों की पहचान पे हमला करने की कोशिश की। और पिछले कई दिनों से बीजेपी सेक्युलरिज्म शब्द को संविधान से निकालने की बात कर रही है। एक तरफ आइडेंटिटी के ऊपर हमला, दूसरी तरफ इस देश के कल्चर के ऊपर हमला। इससे सिर्फ अल्पसंख्यकों का अधिकार ही नहीं खत्म होगा, लेकिन बराबरी की जो गारंटी हमारा संविधान हर एक मजहब के लोगों को, हर एक वर्ग के लोगों को, हर एक प्रांत के लोगों को जो बराबरी की जो गारंटी देता है, उसको खत्म करने की कोशिश कर। ये जो अटैक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, ये कोई एक स्ट्रे आदमी या कोई एक लीडर इधर उधर बोल दे रहा है, ऐसा ये संगठित तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, 2024 के चुनाव के टाइम पे 400 पार का नारा इन्होंने दिया था। सब सोच रहे थे कि ये 1984 का जो रिकॉर्ड था कांग्रेस पार्टी का, उसको पार करना चाह रही है भाजपा और एनडीए, लेकिन इनका जो हिडन एजेंडा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पूरी तैयारी कर लिए थे। देश की जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी लेड इंडिया अलायंस इस बात को बार बार लेके गई, याद दिलाई कि संविधान को बदलना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, जिसके चलते उनको मेजोरिटी नहीं मिली। आज बैसाखी पे वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब उनके पास ताकत नहीं है, नंबर्स नहीं है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते, वो बिट्स एंड पीसेस में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो प्रोविजंस हैं उसको अटैक करने की कोशिश कर रही है। तो आज बार बार डिबेट छीनने की कोशिश करती है। मैं अभी कल हमारे दुबे जी को बता रहा था, जब संविधान के ऊपर बहस चल रही थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे बड़ी आपत्ति 2 अमेंडमेंट्स को लेके उनको थी। नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने भी वही आपत्ति जताई वहां पे। अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारामन जी, उनके सारे सीनियर लीडर थे। अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 42nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट नंबर 1 में क्या है? अमेंडमेंट नंबर 1 में रिजर्वेशंस दिया गया था। अमेंडमेंट नंबर 1 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाए गए थे। अमेंडमेंट नंबर 1 में गैग ऑर्डर था हेट स्पीचेस के खिलाफ में। तो इनको
उससे आपत्ति इसलिए है, परेशानी इसलिए है क्योंकि रिजर्वेशन के खिलाफ है। ये नहीं चाहते कि लैंड रिफॉर्म्स हो, गरीबों को जमीन दिया जाए। जो जमीन दी गई थी उसके खिलाफ है क्योंकि लैंड लॉर्डिज्म के फेवर में रहते हैं, जागीरदारी चलाना चाहते हैं, ऊंच नीच समाज में बरकरार रखना चाहते हैं। और हेट स्पीचेस आज जो चला रहे हैं, जो हेट्रेड फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, इसके खिलाफ जब भी गैग ऑर्डर आ गया था। और दूसरी आपत्ति इनको थी कि अमेंडमेंट नंबर 42, उसमें क्या है, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की बात। आज भी वही कह रहे हैं, सेक्युलरिज्म शब्द हटाओ। ये नहीं चाहते कि देश धर्म निरपेक्षता के रास्ते पे चले। ये नहीं चाहते कि सबको बराबरी का हक हो। ये नहीं चाहते कि हमारी एक एगैलिटेरियन सोसाइटी यहाँ पे बने, सामंतवाद, एक सोसाइटी समानता रहे समाज में, ये नहीं चाहते। तो इसीलिए जो लोग बार बार ये डिबेट छेड़ने की कोशिश करते हैं। वक्फ में क्या है, वक्फ में क्या ऐसे प्रोविजन है जो मुसलमानों के लिए बड़े उनको लग रहा है कि बहुत दिक्कत उनको उससे होगी। ये चाहते हैं कि इनकी एक परमानेंट वोट बैंक इस देश में बनी रहे। और क्योंकि ये डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के मुद्दों को लेके चुनाव जीत नहीं सकते, ये चुनाव जीत ही नहीं सकते। इनका जो एजेंडा है, इनके जो मुद्दे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट करवाना इनको आता ही नहीं। जितने वायदे आप 2014 से लेके अब तक नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के साथ किए थे, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। 2022 का उनका लक्ष्य था, सबको घर मिल जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2-2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। 50 वायदे उन्होंने किए थे, वायदे पे उन्होंने खड़ा नहीं उतरा, पूरा नहीं कर पाए, और इसके बेसिस पे चुनाव जीत ही नहीं सके। इसीलिए हमेशा एक एक मुद्दा लेके आते हैं। वक्फ में एकदम साफ साजिश है कि परमानेंट जो है इनका वोट बैंक बन जाए। कैसा वोट बैंक बन जाएगा? ये बिल जिस दिन लागू हो जाएगी, पूरे प्रोविजंस इसमें हैं दंगे फसाद करवाने के। अब इन्होंने उठा के बोल दिया कि वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? अब उनको ये पता नहीं। हम लोगों ने इस बात को वहां पे रखी थी पार्लियामेंट के अंदर, जेपीसी के अंदर। सिर्फ वक्फ बाय यूजर नहीं, इस देश के अंदर टेम्पल बाय यूजर भी है, चर्च बाय यूजर भी है, मठा बाय यूजर भी है, गुरुद्वारा बाय यूजर भी है। ये क्या है भाई? हमारा देश एक प्राचीन देश है। इस देश में अलग अलग समुदाय के राजा महाराजाएं थे, पर प्राचीन देश है तो पता नहीं कितने मंदिरें, इसमें खूबसूरत मंदिरें बनाए गए, बुद्धिस्ट विहारा स्तूपास बनाए गए, जैन मंदिर बनाए गए, चर्चेस बनाए गए, मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, ईदगाहें बनाए गए। अब ये 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 5-5 हजार साल पहले जो मंदिरें बने थे, उसके थोड़ी कोई रिकॉर्ड रखता है, रिकॉर्ड लेके आएगा। अब ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर के नाम पे जो चली आ रही है, रिकॉर्ड लेके आओ या नहीं तो ये वक्फ माना नहीं जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जो 400 साल 500 साल पहले जो मस्जिद बनाई गई और जो यूसेज में है, जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, उस जमाने में रिकॉर्ड कीपिंग का कोई सिलसिला था नहीं, कोई रिवायत थी नहीं, प्रिंटिंग नहीं, प्रेस नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं था, कुछ नहीं था, डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किए जाते थे। अब इसके डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, वक्फ माना नहीं जाएगा। जब वक्फ माना नहीं जाएगा तो इनके जो फ्रिंज एलिमेंट है जाके वहां पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, जो संबल में हुआ, जो ज्ञान पे वैपी में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर जगह खुदाई का काम कर देंगे, दंगे फसाद कर देंगे, और एक टन दंगा फसाद हो जाएगा तो किसको फायदा होता है आप लोगों को पता है। तो इसीलिए अशांति कायम करना चाहते हैं। ये वक्फ बाय यूजर को लेके इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। इसमें हजारों की तादाद में ईदगाह, कब्रिस्तान, मदरसा, ये दरगाह, मस्जिदें जो है वक्फ बाय यूजर में रद्द हो जाएंगी। और दूसरा इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम पूरा पावर दे देंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तय करेगा कि अगर डिस्प्यूट किसी वक्फ प्रॉपर्टी में है तो क्या वक्फ की है कि गवर्नमेंट की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसी प्रदेश के शाहनवाज हुसैन जी जब 2013 में अमेंडमेंट हो रहे थे, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम केसेस 80% केसेस वक्फ के जो है सरकार के खिलाफ है। सरकार का और वक्फ का झगड़ा है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा है ही नहीं उसमें, या किसी और समुदाय के लोगों से झगड़ा ही नहीं उसमें। सरकार कहती है अपना प्रॉपर्टी है, वक्फ कहती है अपनी प्रॉपर्टी है। जब सरकार और वक्फ के बीच में झगड़ा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है डिस्ट्रिक्ट में, वो कैसा तय करेगा कि किसकी प्रॉपर्टी है। और वैसे भी जो है सिविल मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में, हाई कोर्ट का जजमेंट है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तय नहीं कर सकता सिविल मैटर में कि जमीन किसकी है या किसकी नहीं है करके।
ओनली ए सिविल कोर्ट कैन डिसाइड द टाइटल ऑफ द लैंड। ये एकदम साफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसमें। अब एक डीसी को लाके अब ये कह रहे हैं कि आप कोई एप्लीकेशन दे देगा कि वक्फ नहीं है, तो डीसी इसको उठा के गवर्नमेंट के उसमें लिस्ट में डाल देगा, वक्फ माना नहीं जाएगा। अब एक डीसी आएगा, 2 डीसी आएंगे, जाते रहेंगे, सिलसिला चलते रहेगा। अब फ्रिंज एलिमेंट्स उनके जाएंगे, एक तो उधर झंडा गड़ा देंगे और दंगा फसाद करवा देंगे। इधर भी कुछ फ्रिंज होते हैं, उधर भी कुछ फ्रिंज होते हैं, झगड़े हो जाएंगे, परमानेंट वोट बैंक इनकी बन जाएगी। इस तरीके के कई चीजें हैं इसमें। अब जब ये सारा मामला आया जेपीसी में, और जेपीसी में एकदम डिटेल में इसमें विरोध हुआ, तो उनके मेंबर बिल का सपोर्ट किए, हम लोग अपोज किए। पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट में इनको लग रहा था कि इंडिया गठबंधन के कई अलायंस जो है बिल के खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस के सारे मेंबर्स सिर्फ ये बिल का विरोध नहीं किए, लेकिन उससे भी ज्यादा मेंबर्स लोकसभा में इस बिल का विरोध किए, और राज्यसभा में 3 पार्टियां वाईएसआरसीपी, बीआरएस और बीजेडी ये बिल का विरोध किए। हम लोग को जितना नंबर मिलना था उससे कई गुना ज्यादा नंबर हमारे पक्ष में पड़ा और बिल के विरोध में पड़ा। इसका मतलब है हिंदुस्तान से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस बिल का विरोध में थी। अब उनकी क्योंकि नंबर्स उनके पास से बिल पास हो गई। अब इसके बाद 2 ही तरीके होते हैं सर, लोग जाके अलग अलग पार्टीज, अलग अलग अग्रीव्ड पार्टीज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, और दरवाजे खटखटाए तो जो सवाल हम जेपीसी में पूछे थे, जो सवाल हम लोकसभा राज्यसभा में पूछे थे, वही सवाल सुप्रीम कोर्ट भी इनसे पूछने लगी। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट पूछने लगी, जवाब उनके वहां भी नहीं थे, जेपीसी में, पार्लियामेंट में भी नहीं था, यहाँ पे भी जवाब नहीं है। अब जब जवाब नहीं है, सरकार ये कह रही है कि जब एक बिल पास हो जाती है, इसको प्रिज्यूम करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रिजेंटिव अप्रोच होना चाहिए, ये प्रिज्यूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब जो है ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना दिए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के टाइम पे, ड्राफ्ट करने के टाइम 150 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। उस टाइम पे उन्होंने साफ कहा था ऐसा भी हो सकता है देश में जो है किसी भी एक पार्टी को ब्रूट मेजॉरिटी हो सकता है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने कहा हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विल वर्क ऑन द थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर लेजिस्लेचर गड़बड़ करता है तो जुडिशरी आएगी, जुडिशरी कुछ करता है तो एग्जीक्यूटिव आएगी, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चेक्स रहेंगे। तो ये कह ही नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाज नहीं कर सकती। अब सुप्रीम कोर्ट दखलंदाज कर रही है, सवाल पूछ रही है, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस बिल को रद्द करेगी। और दूसरा इन्होंने कहा कि हम इसलिए ये बिल लेके आए क्योंकि जो है 2013 से जब अमेंडमेंट पास हुए थे, 2013 जब यूपी की सरकार की और अमेंडमेंट आए थे, जब से लेके 2024 तक 116% वक्फ के प्रॉपर्टीज बढ़े हैं, 116%। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, 2013 में जब पोर्टल ही नहीं था, जब वेबसाइट ही नहीं थी, जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही नहीं था सेंट्रल लेवल पे, तो इनको कैसा पता चला कि वहां पे कितने प्रॉपर्टीज थे? और वो डेटा मैंने निकाल के देखा और जेपीसी रिपोर्ट में भी इन्होंने दिया है कि 2013 में कश्मीर में 3 प्रॉपर्टी थे वक्फ के, और दिल्ली में 5 थे, यूपी में सिर्फ 70 थे। इसका मतलब क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े शहर में सिर्फ 70 मस्जिद है, बड़े स्टेट में। दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में सिर्फ 3 वक्फ के प्रॉपर्टीज थे। इसका मतलब यह है जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं था, 2013 के अमेंडमेंट में पहली बार बोला गया कि इसको डिजिटाइज करके रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2013 में शुरू हुआ तो 2024 तक सारा रजिस्ट्रेशन हुआ, और इन्हीं के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कोर्ट में कहा, पार्लियामेंट में कहा और पब्लिक प्लेसेस में कहा कि 100% डिजिटाइजेशन हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि आपके टाइम पे डिजिटाइजेशन जो हुआ, रजिस्ट्रेशन जो हुआ, जिसको आप खुद ही नहीं मान रहे, इसका मतलब आपकी सरकार फ्रॉड कर रही थी। आपकी सरकार के टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन चल रहा था वो फ्रॉड था, गलत था वो। तो आप ही की सरकार रजिस्ट्रेशन करवाएगी, आप ही की सरकार कहेगी कि हम उसको मानेंगे नहीं। तो ये इस तरीके के जो बेतुके आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट बाई करने के लिए तैयार नहीं। अब इन्होंने एक मामला लेके आया, मैं भी अभी कश्मीर से आ रहा हूं।
अब इन्होंने कहा कि एसटी एरियाज में या एसटी के लोग जो है वक्फ नहीं कर सकते। अभी मैं कश्मीर से आ रहा हूं, कश्मीर के में जाके ये लोग चिल्लाते हैं कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बहुत सारे कम्युनिटीज को इंक्लूड कर दिए। अब वहां पे ये लोग गुज्जरों को एसटी स्टेटस दे दिया, अब वहां पे बकरवाल को एसटी स्टेटस दे दिया, और वहां के सारे पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस दे दिया। अब पहाड़ी वहां ज्यादातर मुसलमान, बकरवाल ज्यादातर मुसलमान, गुज्जर ज्यादातर मुसलमान। अब वो जो जिनको आपने एसटी स्टेटस में डाला, इसका मतलब वो दान नहीं दे पाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट में जो एसटी एरियाज में मुसलमान है वो दान नहीं कर पाएंगे। मतलब जो एक एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का, उसमें जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अब ये नया एक मतलब हर टाइम जो सुप्रीम कोर्ट एक सवाल पूछती तो नए आर्ग्यूमेंट के साथ आते हैं। ये कह रहे हैं कि आप जो है एसेंशियल प्रैक्टिसेस में वक्फ नहीं है। वक्फ का मतलब क्या है? दान। हर धर्म में जो है एसेंशियल प्रैक्टिस है दान करना। कौन सा ऐसा धर्म दुनिया में जहां पे दान नहीं है? अब इसका मतलब हो गया कि मस्जिद गैर जरूरी है, दरगाह गैर जरूरी है, कब्रिस्तान गैर जरूरी है, ईदगाह गैर जरूरी है। इसका मतलब एक गैर जरूरी चीज है, वक्फ ही गैर जरूरी है। तो मुसलमान नमाज जहां पढ़ता उसे मस्जिद बनाएगा ना। तो ये बेतुके आर्गुमेंट जो लेके आ रहे, कोई बाय करने के लिए रेडी नहीं। इस देश की जनता भी जो है इसको इसके ऊपर बोल रही है, इसको नहीं रही। और ये बहुत सारे चीज इसमें बहुत सारे चीजें ऐसे हैं। अब जैसा और एक चीज इन्होंने लेके आया, ये सही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कोई प्रॉपर्टी को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कर देती है तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। हम तो उनको सिर्फ यही, कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने यही कहा, भाई आप मॉन्यूमेंट जो कोई पुरानी प्रॉपर्टी है तो उसको एएसआई की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आप कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका नेचर थोड़ी बदलेगा। अब अजंता एलोरा जो है केव्स है, यानी तो जहां से मैं आता हूँ बल्लारी में, वहां पे हम्पी में विरूपाक्षप्पा टेम्पल है, बहुत पुरानी कृष्णदेवराय समय विजयनगर एम्पायर के टाइम पे बनी गई। अब वो एएसआई में आप ले लीजिए, लेकिन वहां पूजा थोड़ी बंद कर सकते हैं। आप एएसआई में मस्जिद को ले लीजिए, मस्जिद में नमाज पढ़ना थोड़ी बंद कर सकते हैं। ये दरगाह है तो उसमें जियारत करवाना थोड़ी या फातिहा पढ़ना थोड़ी बंद करवा सकते हैं। तो इनको ना तो ये वक्फ एक्ट समझे ना वक्फ को समझे, सिर्फ पोलराइज करने के लिए इसमें कुछ कुछ चीजें इंसर्ट करके डिवाइड करने के लिए लेके आए। इस चीज को जो है हम लोगों ने पूरी तरह से जेपीसी में और पार्लियामेंट में इसके खिलाफ खड़े रहे। आज भी हम लोग इसके खिलाफ हैं। ऐसा नहीं कि जो है कोई भी बिल वापस नहीं ली जा सकती है। फार्म लॉस में मैंने भी एजिटेट किया था, हमारी पार्टी ने एजिटेशन स्टार्ट की थी पार्लियामेंट के अंदर। हम लोग सब सस्पेंड हुए थे। मैं नया एमपी था जब सस्पेंड हुआ था उसमें फार्म लॉस में। वहां से जो विरोध शुरू हुआ 14 महीने के बाद उनको दे वर कंपेल्ड टू टेक इट बैक, वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट कई चीजें पहले स्टक डाउन कर दी है जो पार्लियामेंट ने पास की थी, खासकर एससी रिजर्वेशन वाला जो प्रमोशन वाला मामला था उसको की है। तो आज ये नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन मांझी जी, ये लोग सब बिल के सपोर्ट में खड़े रहे। आज भाजपा के लोग कह रहे हैं कि संविधान से ही उसको सेक्युलरिज्म वर्ड हटा दीजिए। और तो ये तो बिहारी सोच के खिलाफ है। बिहार की जनता जिनको चुनकर केटी शाह साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा था, वो केटी शाह साहब जो है यहां से चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए थे। उन्होंने पहली बार प्रपोजल लेके आया था कि सेक्युलरिज्म वर्ड जो है इंसर्ट किया जाए, सोशलिज्म वर्ड इंसर्ट किया जाए, और सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म वर्ड इंसर्ट किया जाए। अब जो बिहार का चुनिंदा, बिहार का रिप्रेजेंटेटिव जो जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रपोजल रखा, उसके खिलाफ ये लोग बात कर रहे हैं। इसको तो कम से कम विरोध करेंगे नीतीश कुमार जी। सोशलिस्ट वर्ड पूरी जिंदगी नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जी, अब उनके बेटे नेतृत्व कर रहे हैं चिराग पासवान जी, उनके वालिद साहब रामविलास पासवान जी जिंदगी भर सोशलिस्ट पार्टी की जो है और सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की है वो लोग। जितिन राम मांझी साहब सोशलिस्ट विचारधारा में यकीन रखने वाले। तो ये लोग कम से कम ये वर्ड्स हटाने के लिए इसका तो विरोध बोले। क्या वो चुप्पी क्यों साधे हैं लोग, क्यों बात नहीं करते, क्यों इसका विरोध नहीं करते? इसका मतलब है इनकी सरकार बची रहे, इनकी कुर्सी बची रहे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी बोल रहा है तो कुछ नहीं बोलेंगे, उसमें के कुछ अमेंडमेंट्स के खिलाफ बोला तो कुछ नहीं बोलेंगे, और इस देश की मूल विचारधारा, मूल
सिद्धांत जो है उसके खिलाफ भी कोई बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे। ये सवाल हम उन लोगों को, इन लोगों से करना पड़ेगा। अब चुनाव आ रहा है तो खासकर और जोर शोर से हम लोग को करना पड़ेगा, और ये विचारधाराओं के साथ ही कांग्रेस पार्टी आगे चलेगी। और कुछ भी रहो, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, सरकारें बनते हैं, सरकारें जाते हैं, लेकिन संविधान बचा रहना चाहिए और हमारे सिद्धांत बचे रहना चाहिए। पंडित नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और बहुत सारे हमारे आजादी के आंदोलन के नेताओं ने जिस मार्ग पे, जिस राह पे चले, जिस सिद्धांतों को लेके चले, उसको डिफेंड करने के लिए, उसके ऊपर जब हमला होगा तो उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लीड लेगी। वक्फ बिल में भी हम लोगों ने लीड लिया। ये सब जो इश्यूज आ रहे हैं इसके खिलाफ भी हम लोग लीड लेंगे। हम लोग हमेशा इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान हमेशा सेक्युलर, प्रोग्रेसिव और एक सोशलिस्ट स्टेट बना रहे।